नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसी विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारे शरीर के सबसे जटिल और महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, हमारा ब्रेन यानी मस्तिष्क। मस्तिष्क एक जटिल ऑर्गन है जो सिर में स्थित होता है और नर्वस सिस्टम का कंट्रोल सेंटर होता है। यह सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, बॉडीली फंक्शंस का मैनेजमेंट करता है और थिंकिंग, लर्निंग और इमोशंस को सक्षम बनाता है। इसमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं। मस्तिष्क लगभग एक रिंकल्ड, इलोंगेटेड वॉलनट के आकार का होता है। मानव मस्तिष्क जटिल है और इसे एक वीडियो में वर्णित करना असंभव है, इसलिए वीडियो के कुछ भाग होंगे और यह विषय का पहला भाग है। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन ब्रेन इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। Early hominids 6 to 2 million years ago. Australopithecus उदाहरण लूसी ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफरेंसिस लगभग 3.5 मिलियन साल पहले जीवित थी। लूसी का ब्रेन साइज लगभग 400 से 500 सीसी था, जो आधुनिक मानवों की तुलना में काफी छोटा था, लेकिन समकालीन बंदरों की तुलना में बड़ा था। इस प्रारंभिक होमिनिड की बिपेडलिज्म ने हाथों को टूल यूज के लिए स्वतंत्र कर दिया, जिससे संज्ञानात्मक विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। पेरेंथ्रोपस, यह जीन्स जैसे कि पेरेंथ्रोपस बॉयसी बड़े दांतों और मजबूत जॉज के साथ था, जो कठिन वनस्पति के आहार के लिए अनुकूलित था। इनका ब्रेन साइज ऑस्ट्रेलोपिथेकस के समान था, लेकिन चबाने के लिए अधिक विशिष्ट खोपड़ी की विशेषताएं थीं। जीनस होमो 2 मिलियन years ago present. होमो हैबिलिस उदाहरण होमो हैबिलिस को अक्सर पहले स्टोन टूल्स, जिसे ओल्ड वन टूल्स कहा जाता है, का श्रेय दिया जाता है, जो सरल लेकिन नवोन्मेषी थे। उनका ब्रेन साइज 510 से 600 सीसी था, जो टूल मेकिंग का समर्थन करने वाले प्रारंभिक संज्ञानात्मक उन्नति को दर्शाता है। होमो इरेक्टस ने आग का उपयोग किया और अधिक परिष्कृत टूल्स जैसे कि हैंड एक्सेस बनाए। उनका ब्रेन साइज 600 से 1100 सीसी तक था, जो संज्ञानात्मक क्षमताओं और सामाजिक व्यवहारों में महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है। निएंडरथॉल्स, जो यूरोप और पश्चिमी एशिया में जीवित थे, ने जटिल टूल्स बनाए और प्रतीकात्मक प्रथाएं जैसे कि दफन समारोह भी कर सकते थे। उनका ब्रेन साइज 1500 सीसी तक था, जो आधुनिक मानवों के समान या उससे बड़ा था, जो उन्नत संज्ञानात्मक और सामाजिक क्षमताओं को दर्शाता है। आधुनिक मानव, जिनका ब्रेन साइज 1200 से 1400 सीसी तक होता है, ने उन्नत टूल्स, कला और भाषा का विकास किया। लास्कॉक्स, फ्रांस में लगभग 17,000 साल पहले बनाई गई गुफा चित्रण प्रारंभिक मानवों की संज्ञानात्मक और सांस्कृतिक परिष्कृतता को दर्शाती है। एंशिएंट अंडरस्टैंडिंग्स। एंशिएंट इजिप्शियंस ममिफिकेशन के दौरान मस्तिष्क को अक्सर हटा दिया जाता था और फेंक दिया जाता था, क्योंकि इजिप्शियंस ने हृदय को बुद्धि और भावनाओं का केंद्र माना। यह मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की प्रारंभिक गलतफहमियों को दर्शाता है। एंशिएंट ग्रीक्स हिपोक्रेटिस लगभग 400 बीसी ने तर्क किया कि मस्तिष्क संवेदनाओं और सोच में शामिल था, जो पूर्ववर्ती मान्यताओं से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान था। गेलन लगभग 130 से 200 सीई ने बाद में डायसेक्शंस के माध्यम से पुष्टि की, जिससे मस्तिष्क की भूमिका को नियंत्रित करने और संवेदनात्मक प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया गया। अंड्रेयास वेसेलियस 1514 से 1564 ने विस्तृत डायसेक्शंस किए और डे ह्यूमानी कॉर्पोरिस फैब्रिका प्रकाशित किया, जिसने कई एनाटॉमिकल गलतफहमियों को सुधारा और मस्तिष्क की संरचना का सटीक वर्णन प्रदान किया था। 17वीं से 19वीं शताब्दी।
रेने डेकार्ट 1596 से 1650 ने प्रस्तावित किया कि मस्तिष्क तर्कशील विचार और भावनाओं के लिए जिम्मेदार था। हालांकि उन्होंने गलतफहमी से पीनियल ग्लैंड को आत्मा का केंद्र माना। फ्रांस जोसेफ गाल 1758 से 1828 ने फ्रेनोलॉजी बनाया, जिसने खोपड़ी के आकार के आधार पर व्यक्तित्व लक्षणों को मस्तिष्क क्षेत्रों से जोड़ा। हालांकि इसे अंततः खारिज कर दिया गया। यह मस्तिष्क क्षेत्रों को मानसिक कार्यों से जोड़ने का एक प्रारंभिक प्रयास था। पॉल ब्रोका 1824 से 1880 ने ब्रोकास एरिया की खोज की, जो भाषण उत्पादन के लिए आवश्यक था, जबकि कार्ल वेर्निकी 1848 से 1905 ने वर्निकीज एरिया की पहचान की, जो भाषा समझ के लिए था। उनके निष्कर्ष मस्तिष्क कार्यों के स्थानीयकरण को समझने के लिए महत्वपूर्ण थे। न्यूरोसाइंस एडवांसेस, उदाहरण 1970 के दशक में एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के विकास ने मस्तिष्क की संरचनाओं की गैर आक्रामक दृश्यता को सक्षम किया, जिससे मस्तिष्क की एनाटॉमी और कार्य प्रणाली की हमारी समझ में क्रांति आई। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, उदाहरण याददाश्त में शामिल मस्तिष्क क्षेत्रों पर शोध, जैसे कि हिपोकैम्पस, ने दिखाया है कि विभिन्न मस्तिष्क क्षेत्रों कैसे संज्ञानात्मक कार्यों के लिए एक साथ काम करते हैं। एफएमआरआई, फंक्शनल एमआरआई का उपयोग करके विभिन्न संज्ञानात्मक कार्यों से संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों का मानचित्रण किया गया है। ह्यूमन कनेक्टोमी प्रोजेक्ट, उदाहरण यह प्रोजेक्ट मस्तिष्क की न्यूरल कनेक्शनों को विस्तृत रूप से मानचित्रित करने का प्रयास करता है, जैसे कि मस्तिष्क के वायरिंग का एक विस्तृत मानचित्र बनाना। इसने यह खोजने में मदद की है कि विभिन्न मस्तिष्क क्षेत्रों के बीच संचार कैसे होता है और ये कनेक्शन संज्ञानात्मक कार्यों और व्यवहारों से कैसे संबंधित होते हैं। न्यूरोजेनेसिस एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी, उदाहरण अध्ययनों ने दिखाया है कि हिपोकैम्पस, एक मस्तिष्क क्षेत्र जो सीखने और याददाश्त में शामिल है, जीवन भर नए न्यूरॉन्स का उत्पादन कर सकता है। न्यूरोजेनेसिस। इसके अलावा न्यूरोप्लास्टिसिटी अनुसंधान ने मस्तिष्क की क्षति के बाद पुनर्गठन और अनुकूलन की क्षमता को प्रदर्शित किया है, जैसे कि स्ट्रोक के बाद। कंक्लूजन, मानव मस्तिष्क का इतिहास एक दिलचस्प यात्रा है, जो छोटे मस्तिष्क वाले प्रारंभिक होमिनिड से लेकर अत्यधिक जटिल संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले आधुनिक मानवों तक फैली हुई है। ऐतिहासिक समझ प्रारंभिक गलतफहमियों से लेकर परिष्कृत वैज्ञानिक अंतर्दृष्टियों तक विकसित हुई है, जो मस्तिष्क की जटिल संरचना और कार्य प्रणाली को उजागर करती है। आधुनिक उन्नतियां हमारे ज्ञान का विस्तार करती रहती हैं, यह दिखाते हुए कि मस्तिष्क कैसे व्यवहार, संज्ञान और अनुकूलन का समर्थन करता है। मेजर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम सबसे बड़ा हिस्सा, जो उच्चतर संज्ञानात्मक कार्यों के लिए जिम्मेदार है। सेरेबेलम पीछे स्थित, यह आंदोलन और संतुलन को समन्वित करता है। ब्रेन स्टेम मस्तिष्क को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है और बुनियादी जीवन कार्यों को नियंत्रित करता है। एनालॉजी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। सेरिब्रम एक व्यस्त शहर के केंद्रीय हब की तरह है। इसे अलग अलग जिलों में विभाजित किया गया है, जिन्हें हम लोब्स कहते हैं: फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सिपिटल। हर एक की अपनी विशेष भूमिकाएं हैं। फ्रंटल लोब योजना और निर्णय निर्माण का केंद्र है। पैराइटल लोब संवेदी और स्थानिक जानकारी को संभालता है। टेम्पोरल लोब याददाश्त और श्रवण को नियंत्रित करता है। ऑक्सिपिटल लोब दृश्य प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार है। न्यूरल पाथवेज शहर के सड़क और हाईवे नेटवर्क की तरह काम करती हैं, जो विभिन्न मस्तिष्क क्षेत्रों के बीच जानकारी का आदान प्रदान सुनिश्चित करती हैं। ब्रेन स्टेम शहर के पावर ग्रिड की तरह है,
जो बुनियादी जीवन कार्यों जैसे सांस लेना और हृदय गति को नियंत्रित करता है। इमरजेंसी सर्विसेज। लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम शहर की आपातकालीन सेवाओं की तरह है, जिसमें भावनाओं का प्रबंधन, अमिग्डाला, याददाश्त, हिपोकैम्पस और होम्योस्टेसिस, हाइपोथैलेमस शामिल हैं। सेंट्रल स्टेशन। थैलेमस। थैलेमस शहर के केंद्रीय स्टेशन की तरह है, जो संवेदी और मोटर सिग्नल्स को मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों में निर्देशित करता है। कोऑर्डिनेशन सेंटर्स। बेसल गैंग्लिया एंड सेरेबेलम। बेसल गैंग्लिया और सेरेबेलम शहर के पार्क और परिवहन समन्वय केंद्र की तरह हैं, जो गतिविधियों और संतुलन का समन्वय करते हैं। कम्युनिकेशन लाइंस। कॉर्पस कालोसम। कॉर्पस कालोसम शहर की प्रमुख संचार लाइनों की तरह है, जो बाएं और दाएं गोलार्धों के बीच संचार को सक्षम बनाता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ने के लिए। आज हमने मस्तिष्क के इतिहास और इसके विकास के बारे में जाना। यह केवल शुरुआत है। अगले भाग में हम मस्तिष्क की संरचना और उसके कार्यों की गहराई से पड़ताल करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। अगले पार्ट के लिए जुड़े रहिए।